है तो टीचिंग मेथड, पढ़ाना कैसे है। और साइकोलॉजी को यानी हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है। हमने साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया के अंदर वजूद में आने वाला, दुनिया के अंदर पैदा होने वाला हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। हर इंसान का सोचने का तरीका, उसका मिजाज, उसकी आदत सब कुछ मुख्तलिफ है। ना सिर्फ शक्ल और सूरत से बल्कि इंसान हर लिहाज से मुख्तलिफ हैं। तो उस वजह से करके साइकोलॉजी जो है वो जो यही सारी जो पेडागोजी है, सारी एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो इसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह कर लिया, अगर आपने साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझ लिया, तो समझ लें कि 50% आपने एजुकेशन को समझ लिया। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आपने सही तरह कर लिया तो आपने 50% एजुकेशन के कंसेप्ट समझ लिए हैं। क्योंकि जब भी एजुकेशन का सवाल आ रहा होता है तो एजुकेशन के क्वेश्चन का पूरा जो जो उसका नुक्ता नजर होता है ना, जो उसका वो होता है स्टूडेंट, कि हमने उसको फैसिलिटेट कैसे करना। अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह कर लिया तो आपको एजुकेशन के एमसीक्यूज करते हुए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका कोई लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा, डिटेल से चीज़ों को देखिएगा, आपस के अंदर इसके ऊपर जो है डिस्कशन कीजिएगा। जो कल एजुकेटर का जो पेपर था उसमें से जितने एजुकेशन के सवाल मुझे मिले कुछ ग्रुप्स के अंदर के, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टेस्टों के अंदर भी शामिल किए हुए थे और पढ़ाए हुए भी थे। तो क्रेडिट नहीं लेता, खैर पेपर भी बहुत आसान था एजुकेशन का। दूसरी चीज़ें तो थी कुछ अजीब सी, लेकिन जो एजुकेशन के सवाल थे वो बहुत ईजी थे। हमने बहुत कुछ कवर करवा लिया हुआ है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि जब भी सीट्स आएंगी तो वो लोग जिन्होंने काफ़ी दफ़ा टेस्ट भी किए हैं मेरे, और उनको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उन्हें एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छे लफ्ज़ों में ही याद करेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, मैडम सायरा आप लेट कोई नहीं है। साइकोलॉजी जो है ये 1870 के अंदर जो है वो इसको फिलासफी से अलग किया गया। यानी पहले ओवरऑल ना फिलासफी के अंदर सारे सब्जेक्टों को शामिल किया हुआ था, सोशल साइंसेज के इस तरह। तो 1870 के अंदर जो साइकोलॉजी है इसको फिलासफी से अलग किया गया। जो साइकोलॉजी है इसका जो पहली दफा नाम यूज हुआ था, जो इसने जो जैसे टर्म क्वाइन करना, तो वो 1590 के अंदर जो है वो रोडोल्फ ने पहली दफा जो है वो इसको 1590 के अंदर पहली दफा इस टर्म को यूज किया था। देखा जाएगा कल को देखेंगे क्या तरतीब होती है। अभी ये जो है ना, ये बैच चल रहा है थ्योरी का। तो थ्योरी का नेक्स्ट बैच 15 मार्च के बाद ही होगा, क्योंकि तब तक मैंने ये वाला सेशन चलाना है तो टाइम इतना ही होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि एमसीक्यूज को मैंने खुद कंपाइल करना है, तो एमसीक्यूज का मेरा इरादा है कि मैं 1 अगस्त से ना एमसीक्यूज का शुरू करूँ, लेकिन थ्योरी का 15 सितंबर से पहले नहीं होगा। अच्छा जी। साइकोलॉजी इज ड्राउट फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस। साइकी कहते हैं सोल को और लोगोस कहते हैं स्टडी को। तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी जो है इसकी डेफिनेशन जो है टाइम के साथ बदलती रही है। शुरू में इसको कहा गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, यानी रूह की जो स्टडी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये रूह क्या चीज होती है। रूह तो हमें नजर ही नहीं आती, रूह कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, इसको हम कैसे स्टडी करें। हम हमें तो नजर आती है ना, हमें इसका कुछ पता है, इसकी साख का, इसके स्ट्रक्चर का पता है, हम इसको कैसे स्टडी करें, कैसे इसको ऑब्जर्व करें, हमें क्या इसकी कोई निशानी है। उसके बाद इन्होंने कहा चले साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ माइंड, यानी ये दिमाग जो है ना इंसान का, इसकी स्टडी करना ये साइकोलॉजी करनी। फिर उन्होंने इख्तलाफ हुआ कि माइंड क्या चीज है, दिमाग क्या चीज है। माइंड और चीज है बस, ब्रेन और चीज होती है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी ना उन्हें पसंद आई डेफिनेशन का, साइंस इज स्टडी ऑफ कॉन्शियस, कि इंसान आगाही के टाइम के अंदर, यानी आगाही, देन मिस्टेक ये कहाँ पे है जी, स्टडी ऑफ, अच्छा THAN होना है ये वाला। तो उसके बाद फिर उसकी जो है नो द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ
बिहेवियर, ठीक है। तो अब जो साइकोलॉजी लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। इस डेफिनेशन को आपने याद रखना। अगर आपसे मुख्तसर लफ्जों में पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी, आपने कहना है स्टेट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्या फोर लाइन में मेरी बहन, स्टडी ऑफ, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक हो गया। ये बिहेवियर जो है ये कोवर्ट भी हो सकता है, ओवर्ट भी हो सकता है। कोवर्ट ओवर्ट क्या होता है? वो बिहेवियर जो हमें जाहिरी तौर पे नजर आ रहा होता है, जैसे कोई हम काम कर रहे हैं, कोई हैबिट्स है हमारी जो हम फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ऐसी चीज जो नजर आ रही होती है, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, तो उसे हम कह रहे होते हैं कि ये जो है वो ओवर्ट है। ऐसी चीजें जो नजर नहीं आ रही होती, जो वाजे तौर पे उसको देखना, उसके मुतल्लिक बात करना वो मुश्किल होता है, नहीं हो, उसे हम कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। तो कहा गया कि साइकोलॉजी जो है ये ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर दोनों को मेजर करती है। कोवर्ट से मुराद ये भी होता है जैसे हमारा सोचने का हमारा थिंकिंग पैटर्न, सोचने, अब मैं सोच रहा हूँ तो आपको तो नहीं पता ना मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन अब माइंड साइंसेज में ऐसी दुनिया आ गई हैं चीजें, इतनी माइंड साइंस तरक्की कर गई कि आप दिमाग के अंदर जो सोच रहे होते हैं तो वो बंदे बता रहे होते हैं कि आप इस वक्त ये सोच रहे हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं साइंस जो बिहेवियर जो है ना ओवर्ट भी हो सकता है, कोवर्ट भी हो सकता है। तो साइकोलॉजी इन तमाम बिहेवियर्स को जो है वो मेजर करती है। जी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था, ठीक है लगा दिया था। उसके बाद है जी, इसकी यही है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड एग्जामिनिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, द बिहेवियर में बी ओवर्ट और कोवर्ट। यानी किसी भी शख्स के बिहेवियर को एग्जामिन करना, चाहे वो ओवर्ट भी हो सकता है, वो कोवर्ट भी हो सकता है। बाई पास्ट एक्सपीरियंस वी कैन चेक साइकोलॉजी, किसी भी शख्स के एक्सपीरियंस को देखते हुए माजी के हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम जो है साइकोलॉजी, इनकी ऐप डाउनलोड नहीं होती, डायरेक्ट लिंक पे कलेक्ट करें, कोई ऐप की जरूरत नहीं है, आप चलो वेब पेज से जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। सेकंड लास्ट लाइन ये मुझे ना वैसे मैसेज कर दीजिएगा मुझे यार। अच्छा, ओवर्ट, ओवर्ट क्या होता है? जो जैसे वॉकिंग टॉकिंग बिहेविंग, कोवर्ट वो होता है जो इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं है, जैसे हमारा थिंकिंग प्रोसेस वगैरह है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हो गया? वो तो साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी, जब साइकोलॉजी को हम एजुकेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी के जो फादर है, जो सबसे पहले जिसने साइकोलॉजी की बात की थी, यानी साइकोलॉजी के मौजूआत के ऊपर इस तरह की बातें की थी, वो अरिस्टोटल था। फिर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का बानी कहा जाता है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, ठीक है, दोनों याद रख लें। साइकोलॉजी का फादर कौन है? अरिस्टोटल। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जिसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी थी, जिसने लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए थे। ये हम आगे फर्दर इसकी एक थ्योरी पढ़ेंगे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इट हेल्प इन ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस, यानी ये इंसान साइकोलॉजी मदद करती है कि इंसान के लर्निंग प्रोसेस को इजी किया जाए, इसको बताया जाए इसको लर्निंग कैसे करनी है, इंसान को मोटिवेट करती है, और उसके टीचिंग मेथड जो हैं उसको ये बेहतर करती है। यानी टीच हमारे देखें हम साइकोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है कि हमने अपने टीचिंग मेथड को बेहतर करें, और ऐसे बेहतर करें ताकि वो लर्नर जो सीखने वाला है उसको आसानी से समझ आ सके। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये भी साइकोलॉजी कहते हैं। इट प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर हाउ टू टीच, साइकोलॉजी इंसान को बताती है, ये गाइड करती है उस्ताद को कि उस्ताद बच्चे को कैसे पढ़ाए, यानी उसकी नीड्स को समझना, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना, उसकी यूनिकनेस को समझना, और उसके मेंटल लेवल को समझ के उस तरह डिलीवर करना, ये साइकोलॉजी हमें बताती है। इसके अलावा साइकोलॉजी की टाइप्स के अंदर प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी कहते हैं कि जिसके अंदर हम थ्योरीज बना रहे होते हैं, एजुकेशन के ऐसी ऑब्जर्वेशन करके जब हम उसके अंदर थ्योरीज बना रहे होते हैं तो ये प्योर होता है। और जब हम उन थ्योरीज को अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है? अप्लाइड साइकोलॉजी होता है। यानी जो थ्योरीज हमने डेवलप की है, यानी मैंने कोई थ्योरी दी कि यार ऐसे होता है ऐसे होता है, अब तो उस थ्योरी को अप्लाई करना वो अप्लाइड साइकोलॉजी कहलाएगा। इसके अलावा एरिया ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के तीन एरियाज हैं। 10 मिनट ही हुए हैं अभी, तो 10 मिनट ही नहीं बल्कि 5 मिनट हुए हैं।
अच्छा, एरिया ऑफ साइकोलॉजी के 3 एरियाज हैं, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन। ये भी अहम सवाल है कि साइकोलॉजी के कितने एरियाज हैं? 3 एरियाज हैं, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन। लर्नर कौन सा होगा? वो बंदा जो सीखने वाला है, वो बंदा जो सीखने वाला है, जो मुझसे पढ़ने के लिए आया है, वो लर्नर है। लर्निंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस से गुजर के हम उसको सिखा रहे हैं, जैसे मैं प्रोसेस में टीचिंग मेथड कौन सा पढ़ा रहा हूँ, मैं किस टीचिंग मेथड के जरिए पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, तो ये आज किस तरह पढ़ा रहा हूँ। और लर्निंग सिचुएशन, वो जो इन्वायरमेंट होगा, यानी इम्तिहान के बिल्कुल नजदीक पढ़ा रहा हूँ, अभी नया साल के शुरू में पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन का टाइम चल रहा है, कौन सा, यानी सिचुएशन क्या हालात है, किस मौके के ऊपर पढ़ाई हो रही है, तो इस सिचुएशन इस तरह के देखते हैं। उसके अलावा अगर एक ऐसे सवाल था, मैंने उसको ऐड कर दिया कि अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि एक बच्चा होमवर्क नहीं करता, आप उसको कैसे डील करोगे? अब ये साइकोलॉजी का सवाल है। आप उनसे कहेंगे कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द रीजन व्हाई स्टूडेंट इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, कि स्टूडेंट अपना काम क्यों नहीं कर रहा, हम सबसे पहले जो है वो ये अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर उस रीजन को देखने के बाद हम अपने देखेंगे कि जो टीचिंग मेथड मैं समझा रहा हूँ, जो टीचिंग मेथड वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो उसके लिए इफेक्टिव क्यों नहीं है। फिर मैं अपने टीचिंग मेथड को जिस तरह बच्चा इजीली समझ सकता है, उसकी देखते हुए कि उसको विजुअली ज्यादा समझ आती है, उसको ऑडियो ज्यादा समझ आती है, तो वो देखते हुए उसको ग्राफ चार्ट्स एक्टिविटी क्या करना है, तो वो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम अपने टीचिंग मेथड को बदलेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको स्टिमुलस देंगे, और इस तरह हम अपने उसको बच्चे को लर्निंग करवा सकेंगे। जनरल सी बात है ये वाली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ जो है, पहले आसान लफ्जों में, अपने लफ्जों में आपको मफहूम बता देता हूँ कि ग्रोथ होता है किसी भी शख्स का उसका क्वांटिटेटिवली बढ़ना, क्वांटी मिकदारी लिहाज से बढ़ना, यानी किसी का कद बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, जब ऐसी चीजें हों जो जाहिरी शक्ल सूरत में तब्दीली आए, उसे ग्रोथ कहते हैं। नाखून बढ़ गए हैं तो नाखून का बढ़ना ग्रोथ हुई है, बाल का बढ़ना ग्रोथ हुई है, कद का बढ़ना ग्रोथ हुई है। जब किसी इंसान की बॉडी के अंदर फिजिकली तब्दीलियां आ रही हैं जो देखने से महसूस की जा सकती हैं, उसे हम ग्रोथ में लेते हैं। और वो तब्दीलियां जो हमें हमें ग्रोथ के अंदर भी आती हैं, और वो जो इंसान अपनी खुद ब खुद डेवलपमेंट कर रहा होता है, यानी मैंने इस साल 2 नई किताबें पढ़ दी, अब वो 2 नई किताबों से जो मैंने सीखा, मेरी डेवलपमेंट हुई है। अब वो डेवलपमेंट किसी को नजर नहीं आ रही कि वो फलां बंदे के जो ये डेवलप हो गया, उसके कान बढ़ गए, उसके बाद, बल्कि ये मैंने इंटेलेक्चुअली अपने आप को साउंड किया है, तो ये भी जो है ये भी डेवलपमेंट है। थोड़ा सा फिर बताता हूँ। ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस को कहते हैं, जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंजेस को कहते हैं। कि वो तब्दीलियां जो मेरे वैसे इंटेलेक्ट के अंदर आई हैं, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर जो बेहतरी आई है, वो क्वालिटेटिव तब्दीलियां भी, और इसके अंदर क्वांटिटेटिव भी होंगी। डेवलपमेंट इज द कम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब ये यहाँ पे जैसे महानूर ने लिखा कि ग्रोथ जो है वो विजिबल है, बिल्कुल 100% ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो इनविजिबल है। डेवलपमेंट विजिबल भी है और इनविजिबल भी है। ठीक है, डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर भी आती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इनविजिबल भी है और विजिबल भी है, यानी ग्रोथ भी उसमें आ जाती है। डेवलपमेंट की क्वांटिटेटिव, यही जो बता रहा हूँ, हद कद का बढ़ना, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है ना, 4 फुट था 5 फुट का हो गया, बाल बढ़ गए, कोई क्वांटिटेटिव चेंज ये वाली होती है। डेवलपमेंट जो है ना, वो इज द सम ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। ये बहुत से लोग गलती करते हैं, वो डेवलपमेंट को सिर्फ समझ रहे होते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस, वो समझ रहे होते हैं डेवलपमेंट इज ओनली द चेंजिंग विच आर इनविजिबल, जबकि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आती है। डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट यानी वो विजिबल भी होती है और इनविजिबल भी होती है, वो क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, सिर्फ डेवलपमेंट को अकेला आप नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है वो सबसेट है डेवलपमेंट का, यानी डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आ जाएगी।
अकेला आप डेवलपमेंट को ये नहीं कह सकते, बस जो क्वालिटेटिव चेंजेस आई हैं, पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आ गई हैं, यानी बंदे ने कोई इंटेलेक्चुअली लर्न कर लिया है, तो ये चीजें नहीं आएंगी, बल्कि उसके अंदर ग्रोथ भी आ जाएगी। जब ग्रोथ की बात होगी वो अकेली क्वांटिटेटिव चेंजिंग हो, ठीक है। मेंटल लेवल, mental level, grooming, intellectual development, change in behavior, all count in development। ये सारी चीजें डेवलप, इट इज अ फंक्शनल चेंजेस, जो हमारे फंक्शन के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। डेवलपमेंट में बी सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल। तो डेवलपमेंट सोशल भी हो सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना सीख लिया, इमोशनली भी, कॉग्निटिव भी, मोरली। ग्रोथ हैव एज लिमिट, वेयर हैव डेवलपमेंट नॉट। ग्रोथ के अंदर लिमिटेशन होती है ना, आपका कद एक उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद कद रुक जाता है, नहीं बढ़ता। यानी कि ग्रोथ एक खास हद तक होती है, और जो डेवलपमेंट है वो चलती रहती है। वैसे ग्रोथ भी कुछ चीज़ों में चलती रहती है, जैसे आपके देखिए आपके बाल बढ़ते रहते हैं, आपके नाखून बढ़ते रहते हैं, कुछ चीज़ों में ग्रोथ भी बढ़ती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। तो ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ की लिमिटेशन है कि एक खास हद तक, जबकि डेवलपमेंट जो है इसकी लिमिटेशन कोई नहीं है। आप मरने से एक दिन पहले तक भी लर्न कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे एक नया कंसेप्ट, वो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे थे, इसके अंदर जो है वो दो चीजें आती हैं। एक मिनट। सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल अहम कंसेप्ट है। हर दूसरे चौथे पेपर के अंदर जो है ना ये सवाल रिपीट हुआ होता है इन दोनों में से। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, इसकी दो हैं, एक है हमारी सेफेलोकॉर्डल और एक है प्रोक्सिमोडिस्टल। इसको समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। मैंने अभी तो उनका माइक म्यूट किया था। अगर देखें, मैं बच्चा एक छोटा है ना, तो शुरू के अंदर उसका अपने पाँव के ऊपर भी कंट्रोल नहीं होता, और अपने सर के ऊपर भी कंट्रोल नहीं होता। तो यानी अब उसको जो है वो कंट्रोल हासिल कर, जब वो बड़ा होता है, तो सबसे पहले उसका कंट्रोल भी अपने पाँव के ऊपर या पाँव पे खड़े होना, और उसके बाद जो है वो अपने पाँव पे खड़े होना, और फिर उसके बाद जो है वो अपने सर को कंट्रोल करना। यानी बच्चे का सर होता है ना, तो जिस तरफ उसको गिर रहा होता है, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ। तो सेफेलोकार्डल ये होता है कि कोई भी इंसान अपने जो है जब हेड टू टो, अपने सर से पाँव तक कंट्रोल, जिस्म के ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहा होता है, उसे सेफेलोकार्डल कहते हैं। जब से प्रोक्सिमल डिस्टल होता है सेंटर टू आउटवर्ड, कि किसी बंदे की अपने बाजुओं को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने सेंटर के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, वो सेफेलोकार्डल प्रोक्सिमल डिस्टल के अंदर आता है। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कि वो ऐसा ऐसा पहले अपने पाँव पे खड़े होते हैं, फिर मतलब उनका अपना बाजू जो है वो सर जो है उसके ऊपर कंट्रोल होता है। ये होती है सफेलो में। प्रोक्सिमल डिजिटल के अंदर ये होता है कि आपने देखो कि अब मैं फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को कहें कि वो गिलास उठा के ले आओ, तो अब उसके अगर बाजू में वो इस चीज को सीख रहा होगा, अगर उस बाजू में हिम्मत नहीं होगी, या उससे उठाना कुछ होगा, उठा कुछ लेगा, कोई चीज गिरा बैठेगा, तो इसका मतलब है कि अभी तक उसे सेंटर टू आउटवर्ड उसके बाजुओं के ऊपर अभी कंट्रोल नहीं आया। अब वो ग्रिप हासिल करना, या छोटे बच्चे किसी चीज को पकड़ने का उन्हें कहें तो पकड़ नहीं सकते, यानी उस चीज को वो चाह रहे होते हैं, लेकिन उनका क्योंकि अभी तक कंट्रोल नहीं होता, जब कंट्रोल आ जाता है तो वो उस चीज को पकड़ लेते हैं। चीनी बहुत ज्यादा। उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो हमारे पास है पांच छह तरह की होती है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें, इट रिलेशन विद सोसाइटी, हाउ वन बिहेव सोशली। यानी जैसे आप लोगों के साथ मिलना जुलना, खेलना कूदना, तो ये सोशल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट है आपके कद का बढ़ना, आपकी वजन का बढ़ना, आपके स्ट्रक्चर का चेंज होना, तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है। मोरल होती है आप किसी के साथ बिहेव कैसे करते हैं, लोगों को कितनी वैल्यू देते हैं, लोगों को कैसे मिलते हैं, लोगों के साथ ट्रीट कैसे करते हैं, ये आपकी मोरल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात ही कर रहे हैं हम इसकी। ये प्रिंसिपल है फिजिकल डेवलपमेंट के, हमारे जिस्मानी यानी ग्रोथ के ही है फिजिकल डेवलपमेंट। मैंने कहा ना डेवलपमेंट दोनों चीजें आती है डेवलपमेंट के अंदर, ग्रोथ भी आ जाता है डेवलपमेंट के अंदर, और उसके अंदर डेवलपमेंट भी आ जाती है। तो जब हमने डेवलपमेंट का वर्ड यूज कर लिया, दैट मीन हम ब्रॉडर टर्म के अंदर, ब्रॉडर वे के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये फेलो कार्डर प्रोक्सिमल डिजिटल ये ग्रोथ के अंदर ही आएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जब हमारे
सोचने के अंदर, थिंकिंग के अंदर तब्दीली हो, इमोशनल, जब हमारे इमोशन के अंदर कब हंसना है, रोना है, कब वो पर्सनल डेवलपमेंट अपनी जो है वो जाती तौर पर अपनी पर्सनैलिटी को बदलना, अपनी डेवलपमेंट करना, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हैं, ये भी अहम है। देख, परिनेटल स्टेज, परिनेटल यानी जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तो वो उसका परिनेटल पीरियड होता है, यानी बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ कौन सा पीरियड होता है? परिनेटल। आफ्टर बर्थ जो पीरियड होता है वो होता है पोस्ट पोस्ट नेटल। ठीक है, बर्थ के फौरी बाद का टाइम, यानी वो अब दुनिया में आ गया है तो इसका क्या हो जाएगा? परिनेटल। उसके बाद फिर 0 से 2 साल तक जो टाइम है उसे कहते हैं इन्फेंसी एज। क्या कहते हैं? इन्फेंसी, यानी 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसे इन्फेंसी बोलते हैं। और 2 से जो है वो 3 से 4 6 साल तक बच्चे को, वैसे चाइल्डहुड जो हमारा है, ये बचपन, हम ये अडोलसेंस तक चलता है। अडोलसेंस शुरू होता है 13 से 19 साल तक। ठीक है, जैसे बलूगत को बच्चा जा रहा होता है तो 13 से 19 साल जो होता है वो अडोलसेंस होता है। और 13 साल से पहले का जो बच्चा होता है वो चाइल्डहुड कहते हैं, यानी अभी बचपने में है। उस बचपने के अंदर 3 से 6 साल तक परी चाइल्ड होता है, और 7 से 12 साल तक जो होता है वो लिटिल चाइल्डहुड होता है। नहीं नहीं, ये कॉग्निटिव की स्टेजेस नहीं है, ये सिर्फ डेवलपमेंट किया गया इंसान की जो है वो किस तरह डेवलपमेंट हो रही होती है। ये ओवरऑल बात हो रही है कि इंसान पैदा होने के बाद, यानी अभी वो माँ के पेट में है तो परिनेटल होगा, बाद में पोस्ट नेटल हो गया, 0 से 2 साल तक उसकी इन्फेंसी की एज होती है। ये फिजिकल डेवलपमेंट की सारी बात हो रही है। चाइल्डहुड जो है वो 3 से 6 तक परी चाइल्डहुड, 7 से 12 तक जो है वो लिटिल चाइल्डहुड, 13 से 19 साल तक अडोलसेंस, 20 से 60 साल तक वो जवान रहता है, और 60 से डेथ तक वो ओल्ड एज कहलाती है। अच्छा, हैबिट जो है ना, इसके डेवलपमेंट की हम थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसकी क्या कहता है? डेवलपमेंट कहता है लर्निंग ऑफ सम स्किल्स एबिलिटी एट अ स्पेसिफिक टाइम टर्म टीम लीड टू हैप्पीनेस एंड फेलियर टू डेवलप लीड टू अनहैप्पीनेस। इसका मतलब ये है, हर इंसान की ना एक एज होती है जिसमें उसकी डेवलपमेंट होनी होती है। यानी एक बच्चा जिसे हम कहते हैं कि 6 महीने से लेके 9 महीने तक उसने बैठना सीखना है। अगर वो बच्चा 6 से 9 माह के अंदर बैठना सीख जाता है तो इसका मतलब है कि इस टाइम के अंदर उसकी डेवलपमेंट हो गई है। वो ये चीज़ बच्चे को भी खुशी देगी और हमें भी खुशी देगी। लेकिन अगर वो बच्चा उसमें बैठने के काबिल नहीं हुआ 6 से 9 माह के अंदर, वो हमारे लिए भी परेशानी की बात है, उसके लिए भी। इसी तरह किसी बच्चे ने चलना शुरू करना है, वो 1 साल से लेके 2 सालों में उसने बिल्कुल चलने वाला बिल परफेक्ट हो जाना है। अगर वो नहीं कर रहा तो परेशानी है। इसी तरह 1 साल से 3 साल के अंदर बच्चा हर तरह की बात करने के काबिल होता है, तो अगर वो कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, वो बोल रहा है, अटर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डेवलपमेंट ठीक हुई है। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम है। तो कहता है कि हर इंसान, हर दुनिया में आने वाला बच्चा एक स्पेसिफिक एक टाइम के अंदर वो कुछ स्किल, कुछ एबिलिटी सीख लेता है। और अगर वो सीख लेता है अपने उस टाइम के अंदर तो वो खुश होता है। और अगर वो इसको नहीं सीख सकता उस टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो फिर अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है। स्किल डेट शुड बी मास्टर एट सर्टेन स्टेज इन लाइफ। हाँ, इन स्किल्स के ऊपर जो है वो, जी सॉरी, तो स्किल्स दैट शुड बी मास्टर्ड एट अ सर्टेन स्टेज इन लाइफ। तो स्किल जो है वो इंसान उसके अंदर मास्टर, तो एक हर तरह की स्किल के ऊपर मास्टर एक खास एज के अंदर इंसान जो है वो अचीव करता है। 3 सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, एक होते हैं फिजिकल मैचुरेशन, यानी फिजिकली बॉडी के लिहाज से मेच्योर होना। पर्सनल वैल्यूज, इंसान की अपनी कुछ वैल्यूज का जनरेट होना, यानी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे मिलना है। और उसके अलावा सोसाइटी आर लर्निंग टास्क, सोसाइटी एक्सपेक्ट सम, जो टास्क सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती है अगर वो मैं कर लेता हूँ तो इसका मतलब है मेरी डेवलपमेंट ठीक है, और अगर मैं नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि मेरी डेवलपमेंट जो है वो ठीक नहीं है। मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बच्चा पहले शुरू में, ये अगले ये टॉपिक में पढ़ेंगे कि बच्चा शुरू के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, कूइंग है, बबलिंग है, और उसके बाद वो वन वर्ड जो है अटर कर रहा होता है। फिर 9 माह के बाद जो है वो बच्चा करना शुरू करता है। 9 माह के तक बच्चा कुछ नहीं बोलता, 9 माह के बाद करता है। 1 वर्ड, 2 वर्ड।
लर्निंग ऑफ सम स्किल्स एबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक। अच्छा, तो बस तीन तरह की सोर्सेज डेवलप, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट होना, जिस्म का बढ़ना, पर्सनल वैल्यूज के अपनी इंसान की पसंद नापसंद का सेट होना, और फिर सोसाइटी जो मुझे एक्सपेक्ट करती है उसके ऊपर पूरा उतरना। ये तीन तरह की डेवलपमेंट इंसान की एक्सपेक्ट की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये बड़े आसान से हैं लेकिन समझने वाले हैं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों की समझ इसमें नहीं आनी। प्रिंसिपल्स ऑफ आउटर टू इनर कंट्रोल, पहला प्रिंसिपल है कि इंसान का पहले बहर के उसके जो होते हैं आउटर कंट्रोल होता है, फिर उसको इनर कंट्रोल होता है। यानी डेवलपमेंट जो चलती है हिटोनोमी टू ऑटोनोमी चलती है। यानी शुरू के अंदर बच्चे की जो ना वो फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके बाजू बढ़ रहे हैं, उसका जिस्म बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो अब ये आउटर कंट्रोल है। और फिर जो बच्चा है ऐसा ऐसा उसकी अपने जो है उसकी वैल्यूज बनती हैं, अपनी उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, पहले चीजें नहीं होती। तो पहले उसकी आउटर कंट्रोल है, फिर उसके बाद बच्चे का इनर कंट्रोल आता है। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड कम्युलेटिव, डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल है, यानी ये नहीं होता भाई कि जैसे वो प्याजे ने कहा ना, प्याजे ने कहा कि एक बच्चा जो है वो 2 साल तक ये उसकी ग्रोथ होती है, 6 साल तक ये होती है। अब इस तरह की जब बात ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, हिटोनोमी जो है जो बहर के कंट्रोल होते हैं, आजा जो बन रहे होते हैं उसके ना, कद का बढ़ना, इन चीजों का हिटोनोमी है। और ऑटोनोमी होता है कि अपनी मर्जी से, यानी इनर अपने कंट्रोल होना, मुझे सोचना कब है, कैसे सोचना है, मुझे बात क्या करनी है, कब मुझे हंसना है, ये इनर चीजों में आ जाती है। तो इंसान इसके ऊपर बाद में आता है। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड कम्युलेटिव होती है, और इसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। अब मैंने अभी बात की थी कि अभी अगली बात जो करूंगा इससे अगली स्लाइड के अंदर वहां डिसकंटिन्यूस की बात करूंगा। यहाँ कंटिन्यूस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चल रही होती है। ये नहीं होता कि अब इस बंदे के बाजू मुकम्मल हो गए हैं, अब इसकी टांगे शुरू हो गई हैं, अब इसकी टांगे शुरू खत्म हो गई हैं तो अब इसके जो ना सर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कंटिन्यू है, मुसलसल ये जो है वो चलती रहती है। उसके बाद है डेवलपमेंट इज नॉट ग्रेजुअल एंड डिसकंटिन्यूअस। डेवलपमेंट जो है वो ये वाला जीन प्याजे कहता है, जीन प्याजे कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी ग्रेजुअल नहीं है। वो कहता है जैसे 2 साल तक जो है वो ये चीजें बच्चा सीखता है, 2 साल के बाद ये चीजें सीखता है। तो इसको जो है ना जो डेवलपमेंट इस तरह हो रही होती है, तो वो सिर्फ जीन प्याजे इसको सपोर्ट करता है, बाकी इसको सपोर्ट नहीं करते। डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड। अच्छा, डेवलपमेंट जो है वो हर चीज का आपस के अंदर रिलेशन है, यानी हर चीज सीक्वेंस के साथ बढ़ रही होती है। जैसे बाजू बढ़ रहे हैं तो साथ के अंदर जो है वो उसकी टांगे भी बढ़ रही हैं। कोई एक चीज, जैसे मैंने कंटिन्यूस की बात की है ना, कोई एक चीज बढ़ रही दूसरी नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट चेंजेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल यानी जैसे आप आपने पहले अपने पाँव के ऊपर यानी बड़े बड़े मसल जो है ना बॉडी के, वो यूज करना सीखे। यानी बच्चा चलना सीख गया, लेकिन क्या उसको लिखना आता है? नहीं आता, क्योंकि बड़े मसल्स के ऊपर पहले कंट्रोल होता है। जैसे बॉडी के बड़े पार्ट्स हैं, बाजू है, उसके जो है वो पाँव हैं, टांगे हैं, उसके ऊपर पहले कंट्रोल हुआ है। लेकिन उसके बाद के अंदर उसको कंट्रोल होता है अपने छोटे मसल्स के ऊपर कि मैंने उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने आंखों का इस्तेमाल कहाँ पे किसकी तरफ देखना है, मैंने मैंने मतलब अपने छोटे पार्ट्स जो है जो उसको बाद में कंट्रोल हासिल होता है, पहले उसके बड़े पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल। यानी इसका बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो सिंपल टू कम्प्लेक्स होती है, पहले सीधे सीधे फिर उसके बाद। यानी यू कैन डू वन टास्क एट अर्ली बट नो मैनी टास्क एट वन टाइम। शुरू में सिर्फ आपको एक काम कर सकते हैं, फिर ऐसा ऐसा आप बहुत से काम करने के काबिल हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी बहुत सी चीजों को इकट्ठा करना।
आप बहुत सी चीजें माजी के अंदर सीखी हैं, उन सबको इकट्ठा करके आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसे हम अजमिलेशन और अकोमोडेशन की बात करते हैं। मैं अभी अजमिलेशन अकोमोडेशन के ऊपर यहाँ पे बात नहीं करूंगा, और जिनको पता है ठीक है, नहीं तो अगले जो जीन प्याजे की थ्योरी है ना, उस थ्योरी में हमने इसके ऊपर बहुत खपना है। तो अभी जो है वो गर्मी है, इसको थोड़ा चलते हैं आगे। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, यानी डेवलपमेंट जो है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। आपने कुछ सीखा है और अगर वो गलत सीखा है तो उसको छोड़ के कुछ आप नया सीख सकते हैं, तो डेवलपमेंट जो है वो मॉडिफाइएबल है। डेवलपमेंट ऑफ हैव डायरेक्शन, तो जैसे मैंने कहा सेफेलोकार्डल अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रो एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि क्या हेड टू टू है या सेंटर टू आउटवर्ड है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी फर्स्ट जैसे यूनिफॉर्म पैट, पहले बच्चा सीखता है कि मैंने बैठना कैसे है, फिर सीखता है मैंने क्रॉलिंग कैसे करनी है, फिर मैंने खड़े कैसे होना है, फिर मैंने चलना कैसे है, फिर मैंने भागना कैसे है। तो एक यूनिफॉर्म एक पैटर्न बना हुआ है। ये नहीं होता कि कोई बच्चा जो है वो पहले भाग रहा है, फिर उसने बैठना सीखा है, फिर उसने चलना सीखा है। इस तरह नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर एक जो है वो स्ट्रक्चर के साथ चल रहे होंगे। ये प्लीज मैडम ये ना मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस वक्त उसको वर्ड फाइल में चेंज कर दूंगा। अभी जो है ना वो क्लास में यहाँ नहीं कर। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे जो था क्राइंग, पहले 0 से 1 मंथ तक बच्चा जो है ना वो सिर्फ रोता है। ये लर्निंग के अंदर भी हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि यानी बच्चे को कुछ, और बच्चे को पता है मैंने दूध लेना है तो मुझे रोना है, मुझे कोई परेशानी है तो मैंने रोना है, यानी कोई अनकंफर्टेबल है तो बच्चे ने रोना है वहां पे। बच्चा कोई बोल नहीं सकता, किसी और तरह से अपना इजहार नहीं कर सकता। फिर दो सेकंड स्टेज के अंदर बच्चा 1 से 6 माह तक बच्चा कुएंग करता है। कुएंग मतलब कि सिर्फ ऊ आ ई इस तरह बच्चा करता है। फिर 6 से 9 माह के अंदर बच्चा जो है ना वो बबलिंग, बा, एक सिर्फ ये नहीं कह बाबा नहीं कहेगा, बल्कि बा दा इस तरह ना, मतलब बच्चा कहेगा कि वावल का इस्तेमाल करके कॉन्सोनेंट के साथ वावल का इस्तेमाल कर रहा हो। ये अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो अभी मुझे ना आपकी वॉइस कोई नहीं आ रही बिल्कुल, क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है। तो प्लीज आप मैडम बाद में सवाल कर लीजिएगा, मैं उस वक्त जो है ना वो माइक डिस्कनेक्ट कर दूंगा, या आप मैसेज लिख के कर दें। इसके बाद है बच्चा 9 से 12 साल में एक वर्ड जो है वो कहने, डॉगी, तो कैटो, इस तरह का बच्चा बाबा बाबा मामा ये कहने के काबिल होता है। 5वीं स्टेज के अंदर जो है वो 2 वर्ड 2 सालों में स्पीक करे 2 वर्ड्स, नो डॉग, पानी दो, रोटी दो, दूध लेना, इस तरह की बात करना बच्चा जो है वो सीख जाता है। छठे स्टेज के अंदर जो है बच्चा 3 से 4 वर्ड्स जो है वो इकट्ठे मिला के, मम्मा किधर है, पानी पीना है, 3 4 लफ्ज जो है वो इकट्ठे मिला के बच्चा 3 साल की एज के अंदर हो जाता है। मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाता है, मेरा बेटा अब 3 साल के होने में 2 माह से रहते हैं, तो वो अब सारी बातें करता है। खैर कुछ लोगों की बड़ी जल्दी हो जाती है इस जो है बोलने की सलाहियत, और कुछ की लेट भी हो सकती है। बहरहाल वो सिर्फ ये नहीं है कि ये अम्मी किधर, ये नहीं 3 लफ्जों का नहीं, बल्कि वो पूरे पूरे बड़े बड़े सेंटेंस बोल लेता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो 7th स्टेज के अंदर 4 ईयर कैन स्पीक सेंटेंस मोर करेक्टली। ठीक हो गया। तो याद आया कि अभी वो सवाल था क्या, हेटेरोनॉमी और ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का इसका एक मतलब ये भी होता है, जगह हेटेरोनॉमी बाहर की दुनिया से ताल्लुक होता है, ऑटोनॉमी का खुद से ताल्लुक होता है। जब आपका जो एक छोटा बच्चा है ना, तो उसकी सारी जो वो कर रहा होता है जो बाहर से उसे कहा जा रहा होता है, यानी उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, जैसे उसने किससे मिलना है, क्या किससे बात करनी है, तो उसको बाहर से हर उसकी वैल्यूज क्या होंगी, उसको किस तरह उठना, कब उठना है, ये सारी चीजें उसको हेटेरोनॉमी से बाहर से जो डायरेक्शन मिल रही होगी वो कर रहा होगा। और जो ऑटोनॉमी है वो होता है कि इंसान जब थोड़ा बड़ा होता है फिर उसकी अपनी वैल्यूज बन जाती हैं, फिर वो अपनी मर्जी उसके अंदर शामिल हो जाती है, फिर वो करता है जो उसे खुद खुद के लिए जो उसे अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा लैंग्वेज के हवाले से बात करें तो बच्चा जो जो लैंग्वेज सीखता है उसमें एक्सप्रेसिव वोकेबलरी, अच्छा ये भी देखिएगा कि मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि मैंने स्लाइड्स के अंदर कंटेंट ज़्यादा है, और जो मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हैं ना उनके अंदर कंटेंट जो है वो कम है। तो अगर ऐसा हो तो मुझे बता दीजिएगा। उसके देर आर 2 टाइप्स ऑफ वोकेबलरी, एक्सप्रेसिव वोकेबलरी जो बोलती है, और रिसेप्टिव वोकेबलरी जो हम लिसन सुन रहे होते हैं। तो यानी बच्चे की जो सुनने की वोकेबलरी है वो हमेशा ज्यादा होती है, यानी आप उसको बहुत सी बातें कर रहे हैं तो आपकी बातों को समझ रहा है, यानी लिसनिंग वोकेबलरी ज्यादा है, लेकिन जो बोलने की वोकेबलरी है वो कम है।
Child having a 2 to 3 year can have vocabulary 450 words। अगर बच्चा 2 से 3 साल तक है वो 450 अल्फाज तक उसके पास होते हैं। और चाइल्ड हैविंग एज 6 ईयर, अगर 2 सालों का है तो 2600 अल्फाज उसके पास होते हैं। चाइल्ड हैविंग एज क्या, एट एलिमेंट्री लेवल चिल्ड्रन हैव लेस अंडरस्टैंडिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट लेवल वोकैबुलरी, जस्टिस करप्शन। यानी जब बच्चा 8वीं तक होते हैं ना, छोटे एलिमेंट्री क्लास के बच्चे, अब इन्हें नहीं पता जस्टिस क्या है, ये करप्शन क्या होती है, आइडियाज की बातें करना, इस तरह की बातें बच्चों को नहीं पता होती। उसके अलावा ये सवाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, जनरल टू स्पेसिफिक मैंने अभी बात की कि पहले बड़े मसल के ऊपर कंट्रोल होता है, फिर छोटे मसल के ऊपर। कंटिन्यूटी की चलती रहती है, सिक्वेंशली प्रॉपर तरतीब से होती है कि पहले बच्चा बैठता है, फिर बच्चा जो है क्रॉलिंग करता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर भागता है, यानी कि सिक्वेंशली होता है। रिवर्सिबल ही होता है कि देखें एक बच्चा जो है वो 5 फुट का है, अब 4 फुट का हो जाएगा, 3 फुट का हो जाएगा, क्या रिवर्स ग्रोथ कभी रिवर्स होती है? नहीं होती। तो इस वजह से ये ग्रोथ जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, ये इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ये नहीं आती। उसके बाद आते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के हवाले से। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता है हमारा, इसके पहले 2 लफ्ज और भी याद करें। इन्वायरमेंट जो होता है इसको हम कह रहे होते हैं नर्चर। क्या कह रहे होते हैं? नर्चर। इन्वायरमेंट का दूसरा नाम होता है NURTURE, नर्चर। और हेरिडिटी जो है इसका दूसरा नाम है, तलहा खामोश। तो हेरिडिटी जो है इसका दूसरा नाम जो है वो है नेचर है। रोल ऑफ, तो जो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट जिस माहौल के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ से हम जो सीख रहे हैं, जो हमें सिखाया जा रहा है, यानी मैं किसी घर के अंदर पैदा हुआ तो जो मुझे माँ बाप वैल्यूज सिखा रहे हैं वो क्या है? वो नर्चरिंग है। जो मैं स्कूल में गया तो स्कूल में मुझे सिखाया गया है वो क्या है? वो नर्चर है। नेचर क्या होती है कि वो चीज जो फितरत की तरफ से है, जो कुदरत की तरफ से मेरे अंदर है। जैसे मेरा कलर जो है, मेरा कलर हो गया, मेरे बालों का कलर हो गया, मेरी आंखों का कलर हो गया, मेरी हाइट हो गई, कुछ आदात फितरतन हो गई, कुछ बीमारियां फितरतन हो गई। तो वो चीज़ें जो मुझे विरासत के अंदर मिलती हैं, जो मुझे खुदा की तरफ से मिलती हैं, जो दुनिया के आने के बाद मेरे अंदर होती हैं, जो मेरे अंदर बिल्ट इन होती हैं, उन्हें बोलते हैं नेचर। जेनेटिक, जेनेटिक नेचर को ही कहते हैं, यानी जो हमारी हेरिडिटी के अंदर होती हैं, हमारी विरासत के अंदर होती हैं चीज़ें।